हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हमारा सेकंड लेसन चल रहा था जिसका कि नाम है उपभोक्ता का संतुलन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था क्रमवाचक विश्लेषण के बारे में कि परेटो, हिक्स, स्लेट्स्की आदि अर्थशास्त्रियों ने उपयोगिता को मापने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, बल्कि इसका क्रम निर्धारित किया जा सकता है। और तटस्थता वक्र विश्लेषण की हमने बात की थी कि तटस्थता वक्र विश्लेषण किसे कहते हैं कि दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाने वाला वक्र जो कि समान संतुष्टि को दर्शाता है, तटस्थता वक्र कहलाता है। इसके बाद हमने बात की थी तटस्थता मानचित्र की। कुछ याद है या भूल गए? तटस्थता मानचित्र में हमने कहा था कि जब हम एक से अधिक तटस्थता वक्र को रेखा चित्र में दर्शाते हैं तो उसे ही तटस्थता मानचित्र कहते हैं, और ऊंचा तटस्थता वक्र अधिक संतुष्टि को दर्शाता है। इसके बाद हमने तटस्थता वक्र विश्लेषण की मान्यताओं का डिस्कस किया था कि यह क्रमवाचक विश्लेषण पर आधारित है। इसके आधार पर उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, बल्कि इसका क्रम निर्धारित किया जा सकता है। उपभोक्ता का व्यवहार कैसा होता है? संगति युक्त होता है, अर्थात यदि वो ए को बी से अधिक पसंद करता है, बी को सी से अधिक पसंद करता है, तो वो ए को सी से भी अधिक पसंद करेगा। और कुल उपयोगिता उपभोग की गई मात्रा पर निर्भर करती है। साथ ही हमने प्रतिस्थापन की सीमांत दर के बारे में भी बात की थी कि एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने के लिए उपभोक्ता को दूसरी वस्तु की इकाइयों का क्या करना पड़ता है? त्याग करना पड़ता है। और वह त्याग वह जिस स्तर पर करता है उसे ही हम प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। और यह कैसी होती है? हमेशा घटती हुई होती है। इसी के कारण तटस्थता वक्र कैसा होता है? उन्नततर ढाल का। तो ये हमने बात की थी तटस्थता वक्र के बारे में। अब हम पढ़ेंगे तटस्थता वक्र की विशेषताओं के बारे में कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो आइए देखते हैं बच्चों। तटस्थता वक्र की वैसे तो 6-7 विशेषताएं होती हैं, लेकिन आपके सिलेबस में इसकी केवल 4 विशेषताएं दी गई हैं। तो हम 1 बाय 1 इनकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहली विशेषता क्या है तटस्थता वक्र की कि तटस्थता वक्र बाएं से दाईं ओर झुके हुए होते हैं, अर्थात ऋणात्मक ढाल के होते हैं। ठीक है बच्चों, कि तटस्थता वक्र का ढाल क्या होता है? ऋणात्मक होता है। हमने बनाया था, याद है आपको? हमने इस तरीके से ये x वस्तु, ये y वस्तु और इस तरीके से हमने तटस्थता वक्र का निर्माण किया था, सीखा था। कुछ याद है कि हमने इस तरीके से बनाया था? तो ये बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकते हुए अर्थात ऋणात्मक ढाल के होते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऋणात्मक ढाल क्या होता है, जो कि नीचे की ओर झुकता हुआ होता है, और धनात्मक ढाल क्या होता है? वो ऊपर की ओर झुकता हुआ होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें यदि एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता है, हम माने x की, यदि अतिरिक्त इकाई बढ़ाता है तो उसे y की इकाई का क्या करना पड़ता है? त्याग करना पड़ता है। इसी कारण कैसे होते हैं तटस्थता वक्र? ऋणात्मक ढाल लिए हुए होते हैं। यही बात ये है कि बाएं से दाएं नीचे की ओर झुके हुए होते हैं। अगर समान संतुष्टि के स्तर पर रहना है तो एक वस्तु का उपयोग बढ़ाने पर दूसरी वस्तु का उपयोग क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, क्योंकि संतुष्टि कैसी रहती है? इसमें समान रहती है। ये तो इसकी हमने सबसे पहले शर्त बताई थी कि तटस्थता वक्र में जो संतुष्टि का स्तर है वो कैसा रहता है? समान। और समान संतुष्टि के स्तर पर बने रहने के लिए एक अतिरिक्त इकाई का यदि उपभोग करता है तो दूसरी वस्तु का त्याग करना ही पड़ेगा। तो यही बात है, इसीलिए तटस्थता वक्र कैसे होते हैं? ऋणात्मक ढाल के। आगे बच्चों समझ में, ये इसकी पहली विशेषता है। और इसके आगे यदि हम और समझें कि हम ये भी तो कह सकते हैं कि तटस्थता वक्र धनात्मक ढाल का होता है, या हम कह दें कि तटस्थता वक्र क्षैतिज अक्ष के समानांतर होता है, या हम कह दें कि तटस्थता वक्र क्या होता है? y अक्ष के समानांतर होता है। तो हम उसे भी देख लेते हैं कि ऐसा क्यों नहीं होता। सबसे पहले हम बात करते हैं तटस्थता वक्र क्षैतिज अक्ष के समानांतर अर्थात x अक्ष के समानांतर होता है। ठीक है बच्चों, हमने ये बात कर ली। तो ये x वस्तु है, ये y वस्तु। तो हम यहाँ देख रहे हैं यदि हम x वस्तु की इकाई को बढ़ाते हैं तो y वस्तु की इकाई
नहीं बढ़ती, नहीं बढ़ती क्योंकि y तो कैसी रहती है, यहाँ स्थिर रहती है, x अक्ष के समानांतर है ना, तो ये कैसी रहती है, स्थिर। तो यदि हम x वस्तु की इकाई बढ़ाएंगे तो संतुष्टि का स्तर तो बढ़ेगा ही, ये तो है ना बात, और यदि घटाएंगे तो संतुष्टि का स्तर भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन हमारे तटस्थता वक्र की परिभाषा में हमने सबसे पहले यही बात की थी कि संतुष्टि कैसी रहनी चाहिए, समान। संतुष्टि का स्तर नहीं बदलना होगा, यदि स्तर ही बदल जाएगा तो इसका नाम ही तटस्थता वक्र नहीं रहेगा, उदासीनता वक्र नहीं रहेगा, क्योंकि तटस्थ रहता है, उसके प्रत्येक संयोगों के प्रति उपभोक्ता कैसा रहता है, तटस्थ। जैसे हमने यहाँ दो संयोग मान लिए A और B, यदि इसकी x की इकाई को बढ़ा दिया जाएगा तो संतुष्टि का स्तर बदल जाएगा, तो उपभोक्ता इन दोनों के प्रति तटस्थ नहीं रह पाएगा। अब हम दूसरे तरह के वक्र की बात करें, हम बात करें कि यदि तटस्थता वक्र कैसा हो, y अक्ष के समानांतर हो, ये y अक्ष है, ये x अक्ष, ठीक है, यहाँ x वस्तु, ये y वस्तु, तब भी वही बात होगी कि x वस्तु की मात्रा तो रहेगी स्थिर और y वस्तु की मात्रा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो जो संतुष्टि का स्तर है वो भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो उपभोक्ता A बिंदु और B बिंदु के प्रति तटस्थ नहीं रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, तो संतुष्टि का स्तर क्या हो जाएगा, उसका बदल जाएगा। तो इसीलिए तटस्थता वक्र y अक्ष के समानांतर भी नहीं हो सकते। अब हम बात करते हैं कि यदि तटस्थता वक्र धनात्मक ढाल का हो तो, जैसे कि हमने बात की थी, ऋणात्मक ढाल का कैसा होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता हुआ, और धनात्मक ढाल का कैसा होता है, बाएं से दाएं नीचे की ऊपर की ओर बढ़ता हुआ, बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ता हुआ, ऐसी, ठीक है। अब ये क्या है, अब इसमें क्या होगा, ये x वस्तु और ये y वस्तु, यदि हम x वस्तु की मात्रा को बढ़ाते हैं तो y वस्तु की मात्रा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। x वस्तु की मात्रा को यदि हम बढ़ाते हैं तो y वस्तु की मात्रा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इससे संतुष्टि का स्तर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, और उपभोक्ता A और B संयोगों के प्रति तटस्थ नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए तटस्थता वक्र ना क्षैतिज अक्ष के समानांतर होते हैं और ना ही y अक्ष के समानांतर होते हैं और ना ही धनात्मक ढाल लिए होते हैं, बल्कि कैसे होते हैं, तटस्थता वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता हुआ। यहीं पर क्या होता है, यदि x की अधिक मात्रा का उपभोग किया जाता है तो y की मात्रा का क्या किया जाता है, त्याग किया जाता है, ताकि संतुष्टि का स्तर कैसा रहे, समान। अब यहाँ पर उपभोक्ता A और B बिंदु पर उसकी संतुष्टि का स्तर कैसा रहेगा, समान। आया बच्चों समझ में। तो आपकी पहली विशेषता क्या हो गई कि तटस्थता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता हुआ अर्थात ऋणात्मक ढाल का होता है, ठीक है, तभी संतुष्टि का स्तर कैसा रह पाता है, समान रह पाता है। आया बच्चों समझ में। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये जो पहली विशेषता लिखोगे, ये क्वेश्चन अधिकतर जो तटस्थता वक्र की विशेषताओं वाला क्वेश्चन है ना, वो अधिकतर बड़े क्वेश्चंस में पूछा जाता है, जिसका कि आंसर आपको पूरा अच्छी तरीके से देना है। तो आपको ये तीनों चारों डायग्राम्स के यूज़ करने हैं और जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से इनका एक्सप्लेनेशन भी लिखना है। यदि आपको नहीं समझ में आया हो एक्सप्लेनेशन तो आप वीडियो रिवाइंड कीजिए, रोकिए, देखिए कि मैंने किस तरीके से वक्र का निर्माण किया है, और आप भी उसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और एक्सप्लेनेशन खुद के शब्दों में बनाने की कोशिश कीजिए, आपको जरूर आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से तटस्था वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है। यही बात यहाँ लिखी है कि तटस्था वक्र क्षैतिज, लंबवत और धनात्मक ढाल के नहीं होते, क्योंकि इनके प्रत्येक बिंदु पर संतुष्टि का समान स्तर न रहकर क्या हो जाएगा, अलग अलग। ए बी ये जो तीनों तरीके के वक्र हैं, इनमें संतुष्टि का स्तर क्या हो जाता है, बदल जाता है, जबकि ऋणात्मक ढाल में संतुष्टि का स्तर वही रहता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी तटस्था वक्र की पहली विशेषता। दूसरी विशेषता के बारे में तो मैंने आपको पिछले वीडियो में कई बार बता चुकी हूँ कि तटस्था वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होते हैं। ये भी हम बात कर चुके हैं कि उन्नतोदर क्या होता है और नतोदर क्या होता है। तो इस तरह से होता है ना तटस्था वक्र, मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर। ठीक है बच्चों, यहाँ वही x वस्तु और ये y वस्तु।
x वस्तु का अधिक उपयोग करने पर y वस्तु की मात्रा का क्या करना पड़ेगा, त्याग। अब मूल बिंदु के प्रति उन्नत दर क्यों होते हैं, क्योंकि प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है। हम प्रतिस्थापन की सीमांत दर के बारे में भी बात कर चुके हैं कि यदि एक वस्तु का अधिक उपभोग किया जाता है तो दूसरी वस्तु का क्या करना पड़ता है, त्याग। और वह त्याग जिस दर पर किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। और वो कैसी होती है, घटती हुई होती है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS XY बात कर चुके थे और इसका हमने फॉर्मूला भी लिखा था, MRS XY बराबर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। याद आया बच्चों? तो इस तरीके से MRS कैसी होती है, घटती हुई होती है, इसीलिए तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होते हैं। अब यदि हम बात करें कि MRS यदि बढ़ती हुई होती तो क्या होता, तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर न होके कैसे होते, नतोदर। ठीक है, तो उसका ढाल कैसा होता, नतोदर। तो ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि इसमें संतुष्टि का स्तर क्या होता, बदल जाता। तो इसीलिए तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर नहीं होते। यदि हम इसको इस तरीके से शो करें तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तटस्थ वक्र तो कैसे होते हैं, मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर, क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन की दर कैसी होती है, घटती हुई होती है। यही बात यहाँ लिखी है, क्योंकि MRS घटती हुई होती है, एक वस्तु का उपयोग बढ़ाने पर दूसरी वस्तु की इकाइयाँ कैसी होती है, घटती दर से हमें त्याग करना पड़ता है। हमने सारणी पढ़ी थी ना कि पहले हमको 10 वस्तु का त्याग करना पड़ा, उसके बाद हमें 6 का त्याग करना पड़ा। और हमने इससे पहले चित्र भी देखा था कि हम जैसे यदि x की एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाते हैं तो हमें अधिक वस्तुओं का क्या करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। और ये जो त्याग करते जाते हैं वह दर कैसी होती है, घटती जाती है। इसीलिए तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होते हैं। याद है ना, कुछ हमने उस तरीके से अध्ययन किया था। अब जो तीसरी विशेषता है वो है कि तटस्थ वक्र एक दूसरे को काटते नहीं हैं। अब ये क्या बात हो गई, काटना और तटस्थ वक्र, ये कैसे है, ये भी समझाया जाएगा आपको कि तटस्थ वक्र एक दूसरे को क्यों नहीं काटते हैं। यदि हम मान ले कि दो तटस्थ वक्र हैं जो कि एक दूसरे को काट रहे हैं, ये तो है IC1 और ये है IC2, x वस्तु और y वस्तु। आपने देखा ना मैंने किस तरीके से इजी वे में तटस्थ वक्र को काटते हुए बनाया। आपको बनाते वक्त हमेशा ये ध्यान रखना है कि पकड़ना है अपनी पेंसिल को या पेन को और उसको इसी तरीके से ड्रॉ करना है जिस तरीके से मैंने किया है। तो ये IC1 है और IC2 है, सॉरी यहाँ IC1 है और यहाँ IC2 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम 3 बिंदु ले लेते हैं। एक बिंदु तो है A, एक बिंदु है B और एक बिंदु है C। चूँकि तटस्थ वक्र में क्या होता है, तटस्थ वक्र में प्रत्येक बिंदु समान संतुष्टि को दर्शाता है। ऐसा ही होता है ना कि तटस्थ वक्र की परिभाषा में ही हमने बताया था कि दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाने वाला वक्र जो कि समान संतुष्टि को दर्शाता है। यदि हम यहाँ IC1 की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, IC1 की। ये क्लियर नहीं दिख रहा आपको, कोई बात नहीं, हम इसे मिटा के क्लियर लिख देते हैं। ये मिट गया, IC1 और IC2। अब ठीक है, तो इस तरीके से यदि हम इसे ड्रॉ करते हैं तो अब हम IC1 की बात कर रहे थे कि IC1 पर दो बिंदु आ रहे हैं। A बिंदु कैसा बना हमारा IC1, इस तरीके से दिख रहा है ना आपको। तो A कौन कौन से बिंदु आए इस पे, A बिंदु और B बिंदु। इसका मतलब A पर और B पर कैसे मिलेगी, समान संतुष्टि। ठीक है बच्चों, यही बात हुई। अब यदि हम IC2 की बात करें, IC2 की, तो इस पर भी दो बिंदु आ रहे हैं, A बिंदु और C बिंदु, A बिंदु और C बिंदु। तो कहने का मतलब है A और C पर क्या मिलेगी, समान संतुष्टि। A और B पर भी समान संतुष्टि क्योंकि वो IC1 पे आ रहे हैं, और IC2 पे दो बिंदु आ रहे हैं A और C पर, तो उस पर भी समान संतुष्टि मिलेगी। अब हमने बात की थी, याद आ रहा है कुछ, तटस्थ वक्र की मान्यताओं के बारे में कि उपभोक्ता का व्यवहार कैसा होता है, संगति युक्त होता है। यदि वो A को B से अधिक पसंद करता है और B को C से अधिक पसंद करता है तो वो A को C से भी अधिक पसंद करेगा। याद है ना कुछ। तो इसके हिसाब से यदि
ए और बी से बराबर संतुष्टि मिल रही है और ए और सी से बराबर संतुष्टि मिल रही है, तो बी और सी से भी बराबर संतुष्टि मिलनी चाहिए। बात तो यही है, लेकिन यहाँ बी IC1 पर है और सी IC2 पर है, दिख रहा है ना आपको। और ये दोनों अलग अलग तटस्था वक्र पर दर्शाते हैं, तो इससे संतुष्टि का स्तर सी पर तो अधिक होगा और बी पर कम होगा, मतलब सी तो ज़्यादा होगी और बी कम होगी। ठीक है, तो इसीलिए तटस्था वक्र एक दूसरे को कभी काटते नहीं हैं, वो एक दूसरे के समानांतर बनते हैं, जैसा कि हमने तटस्था मानचित्र में बनाया था, याद है ना कुछ। तो इसी प्रकार से ये विशेषता ये कहती है कि तटस्था वक्र एक दूसरे को कभी भी काटते नहीं हैं। तो आइए देखते हैं, क्योंकि तटस्था वक्र का प्रत्येक बिंदु संतुष्टि के समान स्तर को बताता है, किंतु यदि दो तटस्था वक्र एक दूसरे को काटते हैं तो कटाव बिंदु पर संतुष्टि का स्तर क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अलग अलग हो जाएगा ना, ए बिंदु को यदि हम बी के हिसाब से लेंगे तो अलग रहेगा संतुष्टि का स्तर, और यदि हम IC2 के हिसाब से लेंगे तो संतुष्टि का स्तर अलग अलग होगा। तो इसीलिए तटस्था वक्र एक दूसरे को काटते नहीं हैं। अब हम अगली विशेषता देखते हैं। तो अगली विशेषता, जिसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं तटस्था मानचित्र में, कि ऊंचा तटस्था वक्र अधिक संतुष्टि के स्तर को दर्शाता है। तो वापस बना लेते हैं इसे, वक्र को हमारे, ये है IC1, ये है IC2, ये है IC3। तो हर एक तटस्था वक्र, एक विशेष तटस्था वक्र एक विशेष संतुष्टि के स्तर को बताता है, लेकिन ऊंचा तटस्था वक्र अधिक संतुष्टि को दर्शाता है। तो जैसे जैसे हम ऊंचे तटस्था वक्र पर चलते जाएंगे तो संतुष्टि का स्तर क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा। यदि हम बात करें IC1 की, तो इस पर संतुष्टि कैसी मिलेगी, कम मिलेगी IC2 की तुलना में, और IC3 पर अधिक संतुष्टि मिलेगी। तो उपभोक्ता किसका चयन करेगा, IC3 का, क्योंकि वहाँ संतुष्टि का स्तर क्या है, अधिक, क्योंकि उपभोक्ता ऊंचे तटस्था वक्र पर जाना चाहेगा। ठीक है बच्चों, तो यही इसकी चौथी विशेषता है कि ऊंचा तटस्था वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को बताता है। तो ये थी बच्चों तटस्था वक्रों की विशेषताएं। कितनी इजी है, आपको समझ में भी आ गई होगी। अब एक बार हम इसका रिवीजन कर लें। तो तटस्था वक्र की 4 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, तटस्था वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है। दूसरी विशेषता, तटस्था वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। तीसरी विशेषता, दो तटस्था वक्र कभी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। और चौथी विशेषता, ऊंचा तटस्था वक्र अधिक संतुष्टि के स्तर को दर्शाता है। तो याद रहेगी ना, जब हम नेक्स्ट वीडियो प्ले करेंगे तब यही बात वापस से रिपीट करेंगे। और बच्चों, इन सभी चीज़ों को जो मैं डायग्राम बना रही हूँ या जो आपके पास लिखा हुआ है, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, उसे पढ़िए, उसे समझिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। थैंक यू।